हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टॉक मार्केट को लेकर जितने भी डाउट है सारे क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या। शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर BSE और NSE भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर ट्रेड यानी खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर चीजों की खरीदी और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होती है और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर जारी करती है बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में, और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज्यादा यानी फ्लक्चुएट होता रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और ही होगा। अब हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। भारत में स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई के नियम पर काम करता है। शेयर मार्केट में निवेशक BSE या NSE स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शेयर को खरीदता है और बेचता है। सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया की टॉप कंपनीज के प्रदर्शन को दिखाने का काम करते हैं। शेयर बाजार छोटी बड़ी कंपनियों को मौका देता है कि वे आप और हम जैसे लोगों से पैसा जुटा सके और अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, जिसके बदले में कंपनियां आपको अपने शेयर दें। आसान शब्दों में कहे तो आप शेयर मार्केट को एक ऐसा बाजार समझिए जहां से आप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदार यानी शेयर होल्डर बन सकते हैं। जी हाँ, आप रिलायंस, इन्फोसिस, TCS जैसी जानी मानी कंपनियों के शेयर खरीद कर पैसा लगा सकते हैं और जब कंपनियां मुनाफा करेंगे तो शेयर का भाव बढ़ेगा और आपको भी प्रॉफिट होगा। शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है कि किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक है, मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपको भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का नुकसान यानी लॉस होता है तो आपका भी नुकसान हो जाता है। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर है और उनमें से 10 शेयर आपके पास है तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी की शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आप किसी की कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या एप्स होते हैं जो आपको शेयर्स को खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान। इन ब्रोकर्स की एप्स या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टॉक मार्केट में इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनके बारे में बता देती हूँ ताकि आप आगे की बातें आसानी से समझ सके। बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब होता है ऐसा बाजार जो लगातार ऊपर जा रहा हो, मतलब जब शेयर मार्केट में तेजी होती है और बाजार बढ़ता जाता है तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। मार्केट में होने वाली इसी तेजी को बुल रन कहा जाता है। जो लोग बुल मार्केट में पैसा लगाते हैं या मार्केट के ऊपर जाने को लेकर उत्साहित होते हैं उन्हें शेयर मार्केट में बुल्स कहा जाता है। अब हमारी अगली टर्म है बियर मार्केट। ये बुल मार्केट का उल्टा होता है, यानी कि ऐसा बाजार जो लगातार नीचे जा रहा हो, मतलब जब शेयर मार्केट में मंदी या गिरावट होती है और बाजार गिरता जाता है तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। मार्केट में जब लगातार गिरावट होती है तो इसे बियर रन बुल कहा जाता है। जो लोग शेयर मार्केट में गिरावट के समय पैसा लगाते हैं, मतलब ऐसे लोग जो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं, उन्हें बियरिश कहा जाता है। हमारी अगली टर्म है ब्रोकर। ब्रोकर का मतलब होता है दलाल या वह व्यक्ति जो आपको शेयर खरीदने में मदद करता है। पुराने जमाने में आपको मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर फिजिकल शेयर खरीदना पड़ता था और उस समय ब्रोकर आप और हम जैसे लोग हुआ करते थे। लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन ब्रोकर उपलब्ध है जैसे अपस्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो। ये सभी डिस्काउंट ब्रोकर है और इनमें से आप किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आसानी से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब आप ब्रोकर क्या होते समझ गए होंगे। अब मैं अपनी अगली टर्म की बात करती हूँ जिसका नाम है इंडेक्स। शेयर मार्केट में आपने इंडेक्स का नाम जरूर सुना होगा। इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक, यानी कि वह शेयर मार्केट का हालचाल दिखाती है। हमारे शेयर मार्केट में दो मुख्य इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स, जो कि भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड देश की टॉप सबसे बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस को दर्शाती है। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अभी निफ्टी इंडेक्स लगभग 20,000 पॉइंट पर चल रहा है, जो कि आज से 20 साल पहले करीब सिर्फ 1,000 पॉइंट के आसपास ट्रेड हुआ करता था। तो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ करती जाती है वैसे वैसे निफ्टी इंडेक्स भी ऊपर जाता रहता है।
निफ्टी की तरह ही एक और इम्पोर्टेंट इंडेक्स है बैंक निफ्टी। ये इंडेक्स केवल बैंकिंग सेक्टर का हालचाल बताता है। इस इंडेक्स में देश के 12 सबसे बड़े बैंक शामिल है और ये इंडेक्स उन्हीं के परफॉर्मेंस को डेली दर्शाता है। अब हम हमारी अगली टर्म की बात करते हैं जिसका नाम है डिविडेंड। शेयर मार्केट में हमें डिविडेंड शब्द बहुत बार सुनने को मिले। डिविडेंड वह राशि होती है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को साल में 1 या 2 बार या कुछ कंपनियां उससे ज्यादा बार भी बांटती है, जबकि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो डिविडेंड नहीं देती क्योंकि वह अपने प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पसंद करती है। आपको बता दें कि जितनी भी बड़ी कंपनियां तेजी से ग्रोथ करती है वह डिविडेंड देने की बजाय अपने प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में ही लगाती है। इससे अल्टीमेटली फायदा शेयर होल्डर्स को ही होता है क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ होने से शेयर प्राइस भी बढ़ने लगता है जिससे निवेशकों को फायदा होता है। शेयर बाजार में बहुत सारे निवेशक है जो सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनियों में ही पैसा लगाना पसंद करते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी कंपनियां सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए डिविडेंड देती है, जबकि असल में देखा जाए तो उनका प्रॉफिट भी उतना कुछ खास नहीं होता और ना ही वह इस काबिल होती है कि वे लोगों को डिविडेंड बांट सके। मतलब उन कंपनियों के बैलेंस शीट मजबूत न होने के बावजूद भी वह डिविडेंड देती है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसी कंपनियों में सिर्फ डिविडेंड के लालच में पैसा मत लगाए क्योंकि इन कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ने की बजाय उल्टा कम होता रहता है और इससे आपको अल्टीमेटली नुकसान ही होगा। अब हम आईपीओ के बारे में बात करते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये तब होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता यानी पब्लिक को बेचती है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजनेस के विस्तार, कर्ज चुकाने या अन्य वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए फंड जुटाना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक सफल प्राइवेट कंपनी है, लेकिन उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ की जरूरत है। इसके लिए कंपनी अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है और लोगों को उन्हें खरीदने का मौका देती है। जब आप लोग इन शेयरों को खरीदते हैं तो वे कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। इसके बाद कंपनी का स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड से हटकर पब्लिक लिमिटेड हो जाता है और इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और एनएसई पर ट्रेड होते हैं। आईपीओ निवेशकों को कंपनी के शुरुआती विकास में भागीदार बनने और संभावित लाभ कमाने का मौका देता है, खासकर अगर शेयर की लिस्टिंग कीमत ज्यादा हो। अब हम स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और एनएसई की बात करते हैं कि आखिर ये क्या है। आपने इनके बारे में काफी सुना होगा। भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। ये दोनों एशिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में गिने जाते हैं। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पुराना है जिस पर ब्रोकर्स ने 1875 से ट्रेडिंग करना चालू कर दिया था, लेकिन बाद में जब स्टॉक एक्सचेंज पॉपुलर होने लगा और यहीं से इंडिया में शेयर मार्केट की शुरुआत हो गई और लोग कंपनियों के शेयर खरीदने बेचने लगे और धीरे धीरे भारत में स्टॉक मार्केट पॉपुलर होने लगा। अब सरकार ने भी सोचा कि एक सरकारी स्टॉक एक्सचेंज भी होना चाहिए, इसीलिए फिर देश की सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई बनाया, जिस पर आज देश के अधिकतर लोग ट्रेडिंग करते हैं। वैसे तो इन दोनों पर स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर का भाव एक जैसा ही रहता है, लेकिन कुछ पैसों का अंतर होता है। एक तरह से आप इन दोनों एनएसई और बीएसई को एक सब्जी मंडी समझ सकते हैं, जिसमें एक ही सब्जी का दाम अलग अलग होता है लेकिन उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीर देखी होगी तो आपको ऊपर एक पट्टी दिखेगी जिसमें कुछ लाल और हरे रंग के नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल होते नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं सेबी की। सेबी एक नियामक संस्था यानी रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब भी शेयर मार्केट में कोई गलत काम करता है या फिर शेयर मार्केट के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति को बहुत कड़ी सजा मिलती है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह। इसीलिए अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो आपको सेबी के नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब हमने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान ली। अब हम बात करते हैं कि शेयर को कैसे खरीदे और बेचे। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले अच्छा ब्रोकर चुनना पड़ता है जिससे शेयर खरीदने या बेचने में कोई दिक्कत ना आए। ब्रोकर का मतलब होता है दलाल, अर्थात वह व्यक्ति जो बीच में कमीशन खाता है, क्योंकि जो कंपनियां शेयर बेचती है वह स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है और आप स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते, इसीलिए बीच में ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। पुराने समय में शेयर खरीदने के लिए ब्रोकर आप और मुझ जैसा व्यक्ति होता था जिसके माध्यम से हम शेयर को बाय करते थे, लेकिन आजकल उस व्यक्ति की बजाय ब्रोकर एप्स जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग एप्स के द्वारा शेयर खरीदा और बेचा जाता है। ब्रोकर 2 प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। अगर आप शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास ही अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहिए, लेकिन किसी भी ब्रोकर के पास डीमेट खाता खुलवाने से पहले उसके ब्रोकरेज चार्जेस जरूर चेक कर ले। आपका काम आसान करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपस्टॉक पर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ये इंडिया का सबसे भरोसेमंद ब्रोकिंग ऐप है जिसको रतन टाटा ने फंड किया है। हमारा दूसरा काम होता है डीमेट खाता खोलना। ब्रोकर चुनने के बाद दूसरा कदम होता है डीमेट अकाउंट खुलवाना। डीमेट खाता खोलने के लिए आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड,
बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जब आपके पास ये सारी चीजें होती है तो आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं आसानी से। जब आप डीमेट खाता खोल लेते हैं, यानी आप अपस्टॉक या जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट बना लेते हैं, तो उसके बाद आपको शेयर खरीदने के लिए ट्रेडिंग खाते में पैसा ट्रांसफर करना होता है। आप अपने ब्रोकर ऐप में जाकर ऐड फंड पर क्लिक करना और वह अमाउंट डालना जितना पैसा आप ऐड करना चाहते हैं। बैंक अकाउंट के अलावा आप नेट बैंकिंग और यूपीआई की मदद से भी पैसा ऐड कर सकते हैं। एक बार पैसा ऐड हो जाने के बाद अब आप शेयर बाजार में शेयर खरीदने के लिए तैयार है। आप जिस भी शेयर को खरीदना चाहते हैं उसका नाम सर्च बॉक्स में टाइप करें और बाय बटन पर क्लिक करके आप अपना पहला शेयर खरीद सकते हैं। अब आपने जान लिया कि शेयर कैसे खरीदा जाता है। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका है इन्वेस्टिंग और दूसरा तरीका है ट्रेडिंग। आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। अब मैं आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के बारे में समझाऊंगी। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। सोचो तुम्हारे पास 10,000 रुपए है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। तुम इन 10,000 को एक अच्छी कंपनी जैसे टाटा, इन्फोसिस में लगाकर 5-10 साल के लिए छोड़ देते हो। जब कंपनी बढ़ेगी तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ है ट्रेडिंग। तुम इन 10,000 को शेयर बाजार में रोजाना इस्तेमाल करके छोटे छोटे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा इन्वेस्टिंग का। मान लो तुमने एक अच्छा घर, 10 लाख का घर खरीदा और उसे 10 साल के लिए रख लिया। 10 साल बाद उस घर की कीमत 50 लाख हो गई, यानी तुमने एक लंबा इंतजार किया और बड़ा प्रॉफिट कमाया। अब हम ट्रेडिंग के उदाहरण को समझते हैं। अब मान लो तुमने हर दिन अलग अलग घरों को किराए पर देना शुरू कर दिया। कभी कभी किराए से प्रॉफिट हुआ, कभी नुकसान। ये एक एक्टिव काम है जिसमें रोज मेहनत करनी पड़ती है। इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? इन्वेस्टिंग में तुम असेट्स जैसे घर, शेयर को लंबे समय तक होल्ड करते हो। ट्रेडिंग में तुम असेट्स को बार बार खरीदते और बेचते हो। अब हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। तुमने एक आम का पेड़ लगाया। 5 साल तक तुमने उसे पानी दिया, धूप दी और ध्यान रखा। 5 साल बाद वो पेड़ तुम्हें हर साल फल देगा। और हमारा दूसरा उदाहरण है, तुम हर हफ्ते बाजार से आम खरीदते हो और बेचते हो। अगर बाजार में आम की कीमत बढ़ी तो तुम मुनाफा कमाओगे, अगर कीमत गिरी तो तुम्हारा नुकसान होगा। इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? इन्वेस्टिंग फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा देता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने पर फोकस करता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में टूल्स और स्किल्स का फर्क है। इन्वेस्टिंग में तुम्हें कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना होगा, जैसे कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, कर्ज कितना है, ग्रोथ कैसी है। ट्रेडिंग में तुम्हें प्राइस चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस को समझना होगा, जैसे शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा, कब गिरेगा। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कौन सा बेहतर है? इन्वेस्टिंग, अगर तुम पेशेंस और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए सही है। ट्रेडिंग, अगर तुम एक्टिव मॉनिटरिंग कर सकते हो, रिस्क लेने का हौसला रखते हो और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सही है। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। इन्वेस्टर की बात करें तो वॉरेन बफे, उन्होंने कोका कोला में लंबे समय के लिए निवेश किया और अरबों रुपए कमाए। दूसरी तरफ ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर होते हैं जो वो रोज बाजार में छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा रिस्क होता है। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं सलाह दूंगी कि आप पहले इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ हो। ट्रेडिंग में कदम तभी रखें जब आपको अच्छे से शेयर मार्केट का ज्ञान हो। अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर, बिजनेस या किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो उससे पहले आप उस पर अच्छे से रिसर्च करते हैं ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर सही वैल्यूएशन मिल सके और भविष्य में आप अपने निवेश पर अच्छा प्रॉफिट कमा सके। ये रिसर्च जो आप किसी बिजनेस की सही वैल्यू निकालने के लिए करते हैं उसे ही फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। शेयर मार्केट में जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करने से आपको पता चलता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी कि शेयर का उचित मूल्य क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसके बिजनेस मॉडल में दम है या नहीं, और वह कंपनी भविष्य में कैसा परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने से बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती है जो हमें दूर से नहीं दिखती। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या इसके बिना हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? तो इसके लिए आपको दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है प्राइस और दूसरा है वैल्यू। आप कहीं पर भी निवेश करें, ये दो ही चीजें होती है। एक तो जो प्राइस आप किसी सिक्योरिटी को खरीदने के लिए पे करते हैं और दूसरा आपको उसके बदले में कुछ वैल्यू मिलती है। ध्यान दीजिए, अगर आपको अपने प्राइस की तुलना में अधिक वैल्यू मिलती है तो वह अच्छा निवेश है, और अगर प्राइस की तुलना में वैल्यू कम मिलती है तो वह एक घटिया इन्वेस्टमेंट होगा जिसके कारण आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर फंडामेंटल एनालिसिस काम आती है। अगर आप अपने प्राइस पर सही वैल्यू पाना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना होगा।
ना सिर्फ शेयर में बल्कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, ये आपको हर जगह काम आएगा। आइए मैं अब आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें आपको कई चीजों को देखना पड़ता है, जैसे वह प्रॉपर्टी कैसी लोकेशन पर है, उसका एरिया मैटर करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हुई है, उस एरिया में सड़कें कैसी है। अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। इन सब चीजों को देखने के बाद आप उस प्रॉपर्टी की तुलना उसी एरिया के अन्य प्रॉपर्टी से करते हैं, मतलब पीयर कंपैरिजन करते हैं। दोनों की तुलना करने पर शायद आपको पता चलता है कि दूसरी प्रॉपर्टी पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। दोनों प्रॉपर्टी का प्राइस सेम है, लेकिन दूसरी वाली में एरिया थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। उसकी लोकेशन भी बढ़िया है, क्योंकि मार्केट भी पास है, स्कूल भी पास है, हॉस्पिटल के पास है, मेट्रो स्टेशन के पास है। तो इन सभी फैक्टर्स को देखने के बाद आपको दूसरी प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी लगती है, जबकि पहले आप कोई और प्रॉपर्टी लेने वाले थे, लेकिन पीयर कंपैरिजन करने पर आपका विचार चेंज हो गया और इन सभी चीजों को देखने के बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का फाइनल निर्णय लेते हैं। तो देखा आपने, जिस तरह से रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, उसके बाद ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते समय भी आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, तभी आप एक अच्छा शेयर खरीद सकते हैं। और इन सब चीजों को देखने और चीजों को एनालाइज करना चाहते हैं, मतलब हम फंडामेंटल एनालिसिस का नाम होना चाहिए।